हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और हम लोग टुडे अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इन सभी एमसीक्यूज के अलावा हम लोग अलग अलग बुक्स के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। दैट मीन्स क्लास 7th की जो बुक है उसके हम लोग 4 लेक्चर्स को भी कवर करने वाले हैं इन दिस सेक्शन। तो इन अ सिंगल क्लास इन दिस वन क्लास, एक क्लास में हम लोग 7th के 4 चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं। सो हम लोग अभी साइंस की एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं क्लास 7th की, राइट। इसके अलावा गति और समय जो क्लास 7th की बुक में 13th लेक्चर है उसे देखने वाले हैं हम लोग आज, ठीक है। उसके बाद 14th जो चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद आएगा प्रकाश, लाइट, और जल एक बहुमूल्य संसाधन। सो गुड मॉर्निंग टू बिट्टल मीणा, नितिन कुमार नैनीपाल, ममता देवी और शंकर बाबर, वेरी गुड। भब्बर प्रदेश याद आ रहा है मेरे को। आलोक कुमार, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। So these all 4 chapters we will cover in this single chapter. We will also see सब कुछ जितने भी MCQs हैं, जितने भी all probable questions हैं, उन्हें भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 7th क्लास के 4 ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी, और पॉल्यूशन, पर्यावरण वगैरह है ना, जल को लेकर। और जल अपने आप में एक बहुमूल्य संसाधन है हमारे लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर लीजिए। माय नेम इज रुद्र गौतम, और वहां पर मैं 4 PM पर रेगुलरली पॉलिटी के बहुत हाई यील्डिंग क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस लेकर आता हूं। इसके बाद में मैं 8 PM पर 8 बजे मैं रेगुलरली आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के एमसीक्यूज करवाता हूं, और 10 PM पर मैं आपको एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के करवाऊंगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जरूर फॉलो कर लीजिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी के मैंने अब तक 32 सीक्वेंस में लेक्चर्स पढ़ा दिए, तो उन्हें जरूर देखिए। मनु सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शंकर, ममता, आलोक, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रुद्र गौतम इज माय नेम, और अलग अलग समय पर क्लासेस आती हैं, जरूर देखिए। केवल 6 महीने रह गए हैं अब एग्जाम को। द डेट इज 27th ऑफ द जून, और यहां पर आप मात्र प्रीलिम्स के लिए 3 आवर्स पढ़ेंगे, केवल 3 घंटे, और किसी भी एक बैच में एनरोल हो जाएंगे तो उस केस में आपको केवल 3 घंटे में प्रीलिम्स अप टू 6 मंथ पढ़ लीजिए बस। पीडीएफ वगैरह आप लोग डाउनलोड कर ही सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग जो 5 to 10 आवर्स आपके हैं वो आप मेंस और ऑप्शनल के लिए, राइट। तो इसीलिए क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाएगा साइमल्टेनियसली, उसी समय पर आपका मेंस और ऑप्शनल पर भी फोकस हो जाएगा। तो अलग अलग बैचेस जो हैं वो 21 दिसंबर से ही लॉन्च हुए हैं। आप इन सभी में एनरोल कर सकते हैं दोस्तों, इन सभी में एनरोल कर सकते हैं 1 टाइम फी देने पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सो आइकॉनिक में दोस्तों क्या होता है, आइकॉनिक की फीस बढ़ने वाली है, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है। तो इसमें क्या है, आपको सभी जो हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर्स हैं उनसे तो पढ़ने का मौका मिलेगा ही, साथ में आपको एक कोच पर्सनली गाइड करता है, और वो आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। कैसे, आप जो आंसर राइटिंग लिखते हैं उसमें कहां गलतियां करते हैं, फ्लो में कहां गलतियां हैं। तो आइकॉनिक जैसा केस पूरे भारतवर्ष में आपको किसी और संस्थान में देखने को नहीं मिलता। और यहां पर आपको देखिए, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करें, यू आर नॉट राइटिंग आंसर, तो कोई मतलब नहीं है, यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम, केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, राइट। मेरे अपने कोर्सेज भी अनअकैडमी यूपीएससी में है ना, कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, और पहले भी कोर्सेज लॉन्च हुए थे, आप उन सभी को देख सकते हैं। यदि आप प्लस के सब्सक्राइबर हैं, यू कैन फॉलो मी। और डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ डेटा, हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का, एक बार फी देने का मतलब ये नहीं है कि 5, 7, 10 फैकल्टीज है, जितने भी अनअकैडमी में फैकल्टीज हैं उन सभी से आप पढ़ सकते हैं। 15,000 प्लस कोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल और मंथली बेसिस पर
300 टू 500 कोर्सेज नए लॉन्च होते हैं। आप लाइव भी पढ़ सकते हैं और इन रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग जस्सा सिंह जी, चंदा शर्मा, गौरी राज और राहुल दास, मनु सिंह, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहां पर आपको प्लस का जो कोर्स है 49,500 का है। आफ्टर माय रेफरल कोड इस डिस्काउंट की मदद से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन एनरोल इन माय बैचेस, है ना। और सभी जितने भी कोर्सेज है सभी में एनरोल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट यू विल गेन बाय माय रेफरल कोड आरपी सर 10। आप आरपी सर 10 की मदद से मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सकेंगे, मेंटरशिप, गाइडेंस एंड डिस्काउंट, राइट। तो आप जब भी कभी ऐसा करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे जरूर बता दें कि सर हमने आपका रेफरल कोड लिया है और मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगा। सो आरपी सर 10 अगेन इज माय रेफरल कोड और आप यहां से आइकॉनिक इसमें कम से कम 2 इयर्स का परचेस करेंगे, वो आपके लिए सबसे बेनिफिट है। और दोस्तों ये राइट समय है कि आप एक नए निर्णायक भूमिका निभाएं और वैल्यू योरसेल्फ। और वैल्यू योरसेल्फ का मतलब यह है कि वैल्यू योर टाइम। देखिए समय बहुत ज्यादा कीमती होता है और यदि हम लोग उस समय की वैल्यू नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम हमारे स्वयं की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए आपको एक क्विक रिस्पॉन्स, क्विक सिलेक्शन के लिए अनअकैडमी जैसे कोर्सेज आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, द वे वी आर प्रोवाइडिंग, राइट। तो इसी प्रकार से आप ऑप्शनल के डेडिकेटेड फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं जो भारत के ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, उन सभी से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जस्ट एनरोल इन दिस कोर्सेज और जब भी आप रेफरल कोड यूज करें मेरा आरपी सर 10, आप मुझे जरूर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक बार बता दें। मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वहां पर भी बहुत ही डेडिकेटेड क्लासेस मैं ले रहा हूं, ठीक है गाइस। ओके, वैल्यू योरसेल्फ, वैल्यू योर टाइम, यस। सो 5 दिसंबर इज द डेट और हम लोग चलते हैं तो आज का चैप्टर की शुरुआत करते हैं, राइट। गति और समय, मतलब हम लोग जो चाल चल रहे हैं गति और समय पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि गति और चाल में अंतर होता क्या है। तो है ना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक चीज होती है विस्थापन और दूरी। तो विस्थापन का मतलब तो क्या होता है, जो सीधी दूरी होती है। सीधी दूरी का मतलब उसमें दिशा नहीं, दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता, विस्थापन में दिशा का ज्ञान होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूं, देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि तो जैसे देखिए मान लीजिए कहीं से हम लोग चले, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर गया, फिर ये सी पॉइंट की ओर गया। तो इसने 5 मीटर और 4 मीटर चलाई है ना, या फिर कह लीजिए 3 मीटर और 4 मीटर। तो ये तो दूरी कहलाएगी, 3 + 4 = 7 मीटर चलाई। लेकिन यदि विस्थापन पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमेशा सीधी दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, है ना, न्यूनतम दूरी। कोई बात नहीं बेटा, मैसेज कर देना, है ना। तो न्यूनतम दूरी जो है वो 5 मीटर है। 5 मीटर क्यों? क्योंकि जब आप जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाएंगे तो आपका ये अपने आप 5 मीटर आ जाएगा। तो जो डायरेक्ट दूरी होती है, तो याद रखना सबसे पहले दूरी में कभी भी दिशा, डायरेक्शन नहीं होती है, और विस्थापन में हमेशा दिशा होती है। विस्थापन में दिशा, डायरेक्शन का ज्ञान होता है, प्लस परिमाण भी होता है। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो यहां पर दूरी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। और विस्थापन में डायरेक्शन भी होती है और परिमाण भी होता है, दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं, राइट। हम लोग बहुत दिनों से बायोलॉजी पढ़ रहे थे, अब हम लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स की ओर रुख करते हैं, यस। तो युक्ता दास, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, एक समय का मतलब 1 घंटे में, मान लीजिए 1 घंटे में किसी कार ने 60 किलोमीटर चलाए, तो ये क्या हो गया, उसकी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला उसने, 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की। और प्रति घंटे कितनी तय कर रहा है, तो 1 घंटे में 60 है, इसलिए कितना हो गया, 60 km/h। यस और नो, एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए
इसके बाद में वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने के लिए हमारी सहायता करती है कि कौन कंपैरेटिवली दूसरे से ज्यादा तेज चल रहा है। यह सबसे ज्यादा मदद करता है कि हमें कंपैरिजन करने में। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं, एक तो हमारी इंडियन ट्रेन्स हैं, फिर बुलेट ट्रेन है, उसके बाद मैग्लेव ट्रेन्स जो जापान और चाइना में चल रही है मैग्लेव, और उनसे ज्यादा तेज हाइपरलूप। आपको पता होगा भी हाल ही में भारत ने हाइपरलूप विंड कैपेसिटी, भारत तीसरा ऐसा देश है जो हाइपरलूप विंड ट्यूब बना रहा है, और ऐसा रशिया अमेरिका के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है। तो यहां पर आप कंपैरिजन करेंगे बुलेट ट्रेन का मैग्लेव ट्रेन से, भारतीय ट्रेन से और हाइपरलूप से, तो आपको एक कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। और हमें चाल गति बहुत तेज क्यों चाहिए? क्योंकि हम काम को बहुत कम समय में करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो कीमत है वो समय की है, और समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है व्यक्ति का भी। तो समय को देखते हुए यहां पर किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी या उस दूरी को चलने के लिए लगने वाले समय में विभाजित कर दिया जाता है, और इसका मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्योंकि आपको पता होगा मीटर एक ऐसा ही मात्रक है दूरी का, और सेकंड जो है वो भी ऐसा ही मात्रक है समय, टाइम का। तो मीटर पर सेकंड, राइट। आवर्ती घटनाएं क्या होती हैं जिन्हें ऑसिलेशन इवेंट्स कहते हैं? तो वो सरल लोलक जो आपने देखा होगा इस प्रकार से, बॉब, जिसे हम लोग बॉब कहते हैं, ऐसे जो पेंडुलम वाली घड़ी में भी होता है, जो इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करता है, वर्तुल है ना, आवर्ती गति करता है। ये आवर्ती गति का उदाहरण हो गया है ना। इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। वस्तुओं की गति उनके दूरी समय ग्राफ पर चित्रात्मक रूप से दर्शाई जा सकती है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग दूरी, मान लीजिए नियत समय में नियत दूरी तय कर रहा है ना, फिक्स किलोमीटर पर सेकंड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के ग्राफ बनेंगे, तो उन ग्राफ को भी हम लोग देखेंगे। नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या ऑप्शनल में मैथ्स सब्जेक्ट आता है? बिल्कुल बेटा, ऑप्शनल में मैथ्स है। आप यदि मैथ्स में अच्छे हैं तो यहां पर मार्क्स भी कम कटते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे पेपर आता है मैथ्स का। तो यदि आप एमएससी हैं, यदि आप मास्टर इन मैथमेटिक्स हैं, तो जरूर आप मैथमेटिक्स लीजिए। यदि आपने आईआईटी, एनआईटी या फिर आप एमएससी में बहुत टॉपर रहे हैं, मैथमेटिक्स आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शनल होगा, क्योंकि यहां पर आपको कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपने जो आंसर्स लिखे हैं, लेकिन दूसरे सभी सब्जेक्ट में मार्क्स कटते हैं। तो मैथमेटिक्स एज ए ऑप्शनल इज वेरी गुड, बशर्ते आप बहुत अच्छे हो मैथमेटिक्स में। एकदम क्लियर, नीतीश कुमार को क्लियर हो गई होगी बात, है ना। चलिए, तो अब देखिए पहला प्रश्न आ रहा है, और अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं दूरी, चाल, समय के, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है, नीचे जो दी गई हैं, राइट, नीचे जो दिया गया है उसमें सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन के अनुदिश, है ना, स्ट्रेट लाइन के अनुदिश सरल रेखा में गति। वर्तुल गति, इसका मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन। दोलन गति, इसका मतलब क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, जो इस तरह से मूव करता रहे, ऑसिलेशन, ठीक है। तो दौड़ते समय आपके जो हाथों की गति है, हम लोग जब दौड़ते हैं तो हाथ अपने आप इस प्रकार से जाते हैं, यस और नो। तो ये किस प्रकार का मोशन हो गया, जैसे पेंडुलम वाली घड़ी में बॉब होता है, तो यहां पर इसका उदाहरण हो गया दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन। मैं आपको ओ लिख देता हूं यहां पर, यस और नो। एकदम क्लियर, यदि क्लियर होता जाए तो जरूर, है ना, बताते जाना यस सर क्लियर है। कोई भी डाउट आ जाए आप मुझे इन बिटवीन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति कैसी होगी? जो सीधी सड़क है तो ये सरल रेखा के अनुदिश गति कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति कैसी होती है? मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति कैसी होगी, बताइए। मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति कैसी होगी? तो कुछ पॉइंट्स आपको भी बताने हैं, तो जल्दी से बताइए कि मैरी गो राउंड में किस प्रकार की गति होगी। तो मैरी गो राउंड जो होता है वो राउंड जब बात कर दिए तो पूरा सर्कुलर मोशन है, यस और नो। और जब सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि झूले में जो गति है मैरी गो राउंड वाले केस में वो हो गई सर्कुलर मोशन, वर्तुल गति। वर्तुल गति हमेशा ऐसी होती है, वर्तुल गति, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा लगा रहा है, वह वर्तुल गति है। तो मैरी गो राउंड सर्कुलर मोशन है। सीशॉ झूला, सीशॉ झूला अलग होता है,
है ना, सी शॉ झूला, इस प्रकार का जो ऐसे झूला होता है ना, ये वाला मूवमेंट, दिस वन, ये क्या है, ये ऑसिलेशन मोशन है, राइट, बिल्कुल। तो ऑसिलेशन के लिए क्या आ जाएगा, ऑसिलेशन के लिए ओ लिख देता हूं मैं यहां पर। विद्युत घंटी पर आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है और हमारी घंटी पर टन 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 इस तरह से बार बार वो प्रहार करता है, तो बार बार जो भी रिपीटेशन होता है, जहां पर भी रिपीटेशन होता है वो ऑसिलेशन है, तो यहां पर ओ आ जाएगा, यस और नो, है ना। वर्तुल गति मतलब कि क्या होता है, सर्कुलर मोशन, वर्तुल मतलब सर्कुलर मोशन। आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए, बातें भी करते रहिए मुझसे, ताकि मैं आपको बीच बीच में समझाता भी चलूं। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति एक स्ट्रेट लाइन में गति है, तो मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हाथों का जो मोशन है वो ऑसिलरी है ना, ऑसिलेशन या फिर दोलन गति है, दोलन गति। सीधी सड़क पे ये स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में। मैरीगो राउंड राउंड होता है, इसीलिए क्या हो गया, सर्कुलर मोशन है। सी शॉ के अंदर इस प्रकार का मूवमेंट होता है, इसीलिए दोलन ऑसिलेशन है। विद्युत घंटी में बार बार वो घंटी बज रही है, रिपीटेशन हो रहा है, ऑसिलेशन है। और सीधी पुल पर चलने वाली रेखा जो रेलगाड़ी की गति है वो हमेशा कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में। आई थिंक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होगी। सो हरीश चौधरी जी गुड मॉर्निंग डियर। और साथ ही साथ में दोलन गति, यस, इसे दोलन गति भी कहते हैं, वेरी गुड। ऑसिलेशन मोशन क्लियर हो गया। ममता देवी एकदम क्लियर है। मनु सिंह बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। पल्लवी वर्मा गुड मॉर्निंग। बैक बेंचर आ चुके हैं। बैक बेंचर की अपनी बहुत सी खासियत होती हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो खुले दिमाग में रहते हैं। बहुत बढ़िया, बैक बेंचर आ चुके हैं हमारे साथ में। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में बैक बेंचर वाली बात कैसे प्रूफ करेंगे आप, है ना, ऑफलाइन में तो, ऑनलाइन में तो कैसे हो सकता है ये, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो नीचे दिए गए कथन स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट, कथन सही नहीं है ये पूछा है। तो यहां पर देखते हैं, समय का मूल मात्रक सेकंड है, बिल्कुल सही बात है। समय का मूल मात्रक ऐसा यूनिट सेकंड है, पहला वाला शब्द बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, क्या यह सही हो सकता है, क्या बताइए, सोचकर बताइए। उसके बाद में ये वाला पॉइंट बताइए, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता और रेलगाड़ी की चाल मीटर पर आर में मापी जाती है। बताइए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से कांस्टेंट स्पीड से चलती है, बिल्कुल नहीं, बदलता रहता है, राइट। दो शहरों के बीच की दूरियां बिल्कुल किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल का मतलब ये जो हार्मोनिक मोशन है वो नियत नहीं होता। भैया ये क्या नियत नहीं होता क्या आवर्तकाल, बताइए। द टाइम पीरियड गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, तो दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, बिल्कुल गलत है, ये फिक्स होता है। ध्यान से सुनिए एक बार, यदि कोई बॉब है वो ऐसे घूम रहा है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये भले स्लो भी होगा ना तो भी टी हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, याद रखना। एक एग्जांपल बताता हूं आपको और अच्छे से क्लियर होगा। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडरूड L अपॉन G। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के लिए, इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए, है ना। वेरी गुड, बी गलत है, बहुत बढ़िया, बी इनकरेक्ट है, वेरी गुड। डी भी इनकरेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनुज तिवारी जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अनुज तिवारी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और ई भी गलत है, दो शहरों की दूरी बिल्कुल किलोमीटर में मापी जाती है और मूल मात्रक ये है, बहुत बढ़िया।
ये होता है टी आवर्तकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है आवर्तकाल। इस फॉर्मूले पर हम लोग बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं और यहां से हमें पता चलता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड, टी यहां पर एल, किसी भी लोलक की जो लंबाई है कितनी नीचे तक बंधा हुआ है वो, किसी भी लोलक की लंबाई पर, और जो आवर्तकाल है वहां पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्तकाल गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती और लेंथ के समानुपाती होता है। यह बात क्लियर है? ई भी गलत है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यह इन पर निर्भर करता है, ठीक है, ठीक है, चलिए। और यहां पर आप याद रखना कि टी हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत नहीं होता, नहीं, यह हमेशा नियत होता है। आवर्तकाल, किसी भी लोलक को एक पूर्ण यहां से लेके यहां तक पूरा आने में नियत समय लगता है, यह फिक्स है, नियत समय लगता है, एकदम क्लियर। चलिए और आप यदि चाहें तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए। तो ध्यान से अब जो बात सुने वो ध्यान से सुनना। आपको मैंने बोला T इक्वल्स टू होता है 2 पाई अंडरूट L अपॉन G। अब एक बात बताइए कि यदि किसी लोलक की लंबाई, जब गर्मियां होती हैं तो जो पेंडुलम है वो किसका बना हुआ है? धातु का बना हुआ है। गर्मियों के समय क्या होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, ऊष्मीय प्रसार के कारण फैल जाएगा, और ऊष्मीय प्रसार के कारण जब कोई भी लोहे की धातु फैलेगी तो उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और जब लेंथ बढ़ेगी तो आवर्त काल क्या होगा, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड या आवर्तकाल, आवर्तकाल। और आपको दिख रहा है, मैंने आपको बोला जब भी लेंथ बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लंबाई के साथ साथ आवर्तकाल बढ़ता है। तो जब भी गर्मियों के दिनों में जो लोलक है, राइट, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये जो लोलक है इस प्रकार का, तो ये वाली जो गति है वो ये हमेशा बराबर होती है इस प्रकार से, ये हमेशा आवर्तकाल बराबर होता है। लेकिन इसकी लंबाई मैं बढ़ा दूंगा और ज्यादा, इसकी लंबाई बढ़ा दूंगा तो आवर्तकाल में लगने वाला समय ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। और गर्मियों के दिनों में ऐसा ही होता है, ठीक है। और इसीलिए अब याद रखना, जब भी आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी धीरे 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 चलेगी। तो इसीलिए याद रखना, पेंडुलम वाली घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, पेंडुलम वाली घड़ी गर्मियों में धीमी चलती है, यह बात याद रखना। और पेंडुलम वाली घड़ी सर्दियों में ऊष्मीय प्रसार ऊपर हो जाएगा, और इसीलिए राइट सर्दियों में पेंडुलम वाली घड़ी तेज चलती है। तो पहला पॉइंट याद हो गया, गर्मियों में पेंडुलम वाली घड़ी धीमी, आवर्तकाल बड़ा है धीमी होगी। सेकंड, सर्दियों में क्योंकि आवर्तकाल बड़ा है तो घड़ी अपना सेकंड का काटा भी कैसे देगी, धीरे धीरे। आवर्तकाल कम हो जाएगा तो वो तेजी से होगा, एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और सर्दियों में पेंडुलम वाली घड़ी तेज हो जाती है, ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आया गुरुत्वाकर्षण बल, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडरूट L अपॉन G। एक बात बताइए, एक तो आपको यह बात पता है G एट इक्वेटर और G एट पोल, जो गुरुत्वीय त्वरण स्थिरांक है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये जो गुरुत्वीय त्वरण स्थिरांक है G, है ना, G गुरुत्वीय त्वरण, ये हमेशा इक्वेटर ई का मतलब है विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर ज्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर, पोल्स पर ज्यादा और विषुवत रेखा पर कम होता है। और यही कारण है कि हम लोग यदि पेंडुलम वाली घड़ी को ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए यदि मैं इक्वेटर पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है तो आपको यह भी पता है कि टाइम पीरियड व्युत्क्रमानुपाती है, 1/g आ रहा है, यस और नो, 1/g आ रहा है। तो जब 1/g आ रहा है ये, इसका मतलब क्या हो गया, यदि घड़ी को पोल पर ले जाया जाएगा,
है ना, यहां पर ये P है, एक्चुअल में ये P है, राइट। यदि पोल पर ले जाया जाएगा तो उस कारण से आवर्तकाल जो है वो भाग में लग रहा है और उसका मान कम है, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो याद रखना, ध्रुवों पर आवर्तकाल कम हो जाएगा तो घड़ी तेज चलेगी, घड़ी विल ऑलवेज रिमेन, है ना, फास्ट चलेगी। ध्रुवों पर घड़ियां तेज चलती हैं क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण G एट पोल का मान ज्यादा होता है। इक्वेटर पर घड़ी धीमे चलती हैं क्योंकि G का मान कम होता है। तो एक छोटा सा पॉइंट बता दीजिए आप मुझे, आपसे एक मेरा प्रश्न है, किसी घड़ी को, पेंडुलम वाली घड़ी को, एक तो मैंने पृथ्वी पर रखा और दूसरा मैंने रखा चंद्रमा पर और तीसरा मैंने रखा सूर्य पर। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है क्या? 3 कंडीशन दी हैं। यदि पेंडुलम वाली घड़ी को सूर्य पर रख दें, पृथ्वी पर रख दें और चंद्रमा पर रख दें, तो बताइए कि घड़ी सबसे तेज कहां चलेगी और घड़ी सबसे धीमे कहां चलेगी, है ना। यह प्रश्न है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये लिखिए T इक्वल्स टू 2 पाई अंडरूड L अपॉन G। अब बताइए कि आपको यदि पृथ्वी का G का मान G माने तो चंद्रमा पर G का मान कितना होता है? G अपॉन 6। और सूर्य पर G पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा होता है। यह बात पता है आपको? यह बात आपको पता है? पृथ्वी पर यदि G का मान G है तो चंद्रमा पर G का मान G/6 होगा और सूर्य पर 28 गुना ज्यादा G होगा। अब यहां पर देखिए आप, जहां पर G की वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे कम G की वैल्यू कहां है? चंद्रमा पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान 6वां हिस्सा होता है। तो चूंकि भाग में G है ना, व्युत्क्रमानुपाती है, तो आवर्तकाल आप देखेंगे, आवर्तकाल एट मून वो सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद आवर्तकाल एट अर्थ ये उसके बाद आएगा, और आवर्तकाल एट सन ये सबसे पीछे आएगा। ध्यान से देख लीजिए इस रिलेशन को। क्यों? क्योंकि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। यस और नो? बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो आवर्तकाल का मान सबसे ज्यादा यदि मून पर आ रहा है, सबसे ज्यादा समय मून पर लग रहा है, जितना ज्यादा आवर्तकाल का समय लगता है घड़ी उतनी ही स्लो होती है, और सूर्य पर तो 28 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, तो इसीलिए सबसे स्लो गति चलेगी जहां आवर्तकाल सबसे ज्यादा है। उल्टा तो मून पर घड़ी सबसे धीमे चलेगी और सूर्य पर घड़ी बहुत तेज चलेगी। तो सबसे तेज सन पर, सबसे तेज सन पर, उसके बाद पृथ्वी पर और फिर मून पर। क्या मेरी बात ये क्लियर हुई है? वेरी गुड। अनुज तिवारी ने सही आंसर दे दिया है। बैक बेंचर ने अपना बैक बेंचिंग बता दिया, भाई मून सबसे तेज नहीं, मून पर सबसे ज्यादा समय लगेगा। और यदि इसी पेंडुलम वाली घड़ी को स्पेस, अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तब क्या होगा? तो फिर वो ऐसा मूवमेंट नहीं करेगी। ऐसा मूवमेंट ये इसलिए करता है क्योंकि नीचे एक गुरुत्वाकर्षण है। यदि स्पेस में छोड़ दिया जाएगा तो ये पूरा ऐसे ऐसे गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देगा। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? तो स्पेस में क्या पेंडुलम वाली घड़ी काम कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको, है ना। तो यहां पर आपको मैंने बहुत इंटरेक्टिव सेक्शन जो है अपने आप में पूरी तरह से क्लियर कर दिया। यस और नो? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, यदि आपको सारी बात समझ में आ रही है तो लाइक करते चलना, है ना। चलिए, तो यहां पर गलत और सही हमने बता दिया है। अगला प्रश्न आ रहा है, यदि कोई सरल लोलक, मतलब कि जो बॉब है, 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? अब देखिए, हमें आवर्तकाल क्या होता है? किसी भी वस्तु का आवर्तकाल एक दोलन में लगने वाला समय। तो जब इन्होंने बोला है 32 सेकंड लगते हैं 20 दोलन करने में, तो एक में कितना लगेगा? 32/2 कर दीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा?
1.6, तो 1.6 सेकंड में वह पूरा अपना एक आवर्तकाल कर लेती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, दो स्टेशन के बीच की दूरी, और यहां पर ये सीसेट के क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों, आपको पता होगा सीसेट का पूरा सेक्शन मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं एवरी सैटरडे संडे को, प्रत्येक सैटरडे संडे को, और 27 जून से पहले पहले आपका कंप्लीट सीसेट हो जाएगा। मेरे नाम से सर्च कर लेना यूट्यूब पर, है ना, सीसेट की क्लासेस रेगुलर होती हैं। सबसे धीमी मून पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बैक बेंचर ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दो स्टेशन के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, तो कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो चाल परिकलित कीजिए। बहुत सिंपल है, 240 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 घंटे में है तो, और 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। नमस्कार अभिषेक वर्मा जी, नमस्कार। 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए यहां पर बोला है किसी एक कार ने 8:30 पर जो पाठ्यांक है 57,331 था, और 321 सॉरी, और 8:50 पर कितना हो गया, 57,336, तो किलोमीटर प्रति मिनट परिकलित करनी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कार की चाल जो पूछा जाए ना उस पर ही ध्यान देना है। किलोमीटर प्रति मिनट में परिकलित कीजिए, और इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त कीजिए, दोनों बताने हैं, है ना। देख लिया आपने। तो पहले पाठ्यांक, तो बाद में पाठ्यांक कितना दिखला रहा था, 57,336, बाद में कितना दिखाई दे रहा है, 57,321, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कितना बचा भाई, सो यहां पर 5 और 1, 15, और 15 किलोमीटर चली है, कितनी देर में, 20 मिनट में 15 चली है, ठीक है। तो 15/20 मिनट में, तो प्रति मिनट 20 मिनट है, तो आपका कितना आ गया भाई, ये आ गया 3/4, इसका मतलब 0.75 किलोमीटर पर मिनट, है ना। बिल्कुल सिंपल है ये, है ना। एक बार फिर से देख लें यदि क्लियर नहीं है तो। देखिए 15/20 ये कितना होता है, 0.75 किलोमीटर पर मिनट, ये हो गया, क्योंकि इन्होंने किलोमीटर पर मिनट पूछा था। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। और यहीं पर यदि वो किलोमीटर प्रति घंटे पूछ रहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 15/20 और उसको मिनट में, किलो आवर्स में कन्वर्ट करना है, 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरी गुड। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, 15/20 गुणा 60 कितना हो गया, तो ये 3, 15 45, तो ये प्रति घंटे के हिसाब से 45 किलोमीटर पर आवर चलेगी। एकदम क्लियर, वेरी गुड। या तो 700, लेकिन बेटा अपन को मीटर में नहीं पूछा है, अनुज तिवारी जी, मीटर में नहीं पूछा था, इसीलिए मैं किलोमीटर में ही व्यक्त कर रहा था। और किलोमीटर में व्यक्त करते समय आपको 0.75 ही लिखना होगा, जैसा पूछा जाए वैसा करना होता है। एकदम क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है ना, और यदि साइकिल की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, तो बताइए घर से दूरी कितनी है। तो देखिए यहां पर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और कितनी देर में चलती है, 15 मिनट में, 15 मिनट में। तो आपको जब सेकंड्स में दिया हुआ है तो 15 मिनट को भी सेकंड्स में बदलिए, क्योंकि बराबर मान में बदलना पड़ता है। तो 15 को सेकंड्स में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 15 छिंग, है ना, 90, मतलब हो गया 900 सेकंड्स, 900 सेकंड्स, यस और नो। 900 सेकंड्स में वह 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो इसका मतलब, राइट, तो हमारी दूरी कितनी होती है आपको पता है ना, डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये चाल दे रखा है, ये 900 सेकंड समय दे रखा है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 900 कितना आ जाएगा, 1800। और चूंकि ये किस में आया है, मीटर में,
तो किलोमीटर में निकालेंगे तो 1800 में 1000 का भाग दे दीजिए 1.8 किलोमीटर। आप आसानी से बता देंगे कि भाई विद्यालय की दूरी या तो 1800 मीटर है या फिर 1.8 किलोमीटर है। 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही जा रहा है आपका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या है आपको सीसेट में भी पूछे जा सकते हैं और कई बार क्या है वन लाइन में पूछा जा सकता है ना, कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता हो सकती है। चलिए, निम्नलिखित स्थितियों में दूरी के समय दूरी ग्राफ आकृति दर्शाइए। तो चलिए इसको तो हम लोग आसानी से दर्शा ही सकते हैं। नियत चाल से यदि कोई गति कर रही है कार, है ना, नियत चाल से यदि कोई कार गति करे नियत चाल से, तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे उसे बताइए आप। तो यदि नियत चाल से चल रही है, फिक्स है, तो इसका मतलब क्या है, नियत चाल का मतलब क्या है, ये यहां पर ग्राफ में आप दर्शा सकते हैं, या फिर मैं आपको अगले में दिखला देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, तो वो तो बिल्कुल 0 पर चल रही है, तो वहां पर तो कोई स्पीड ही नहीं है ना, ठीक है। और यदि समय के साथ साथ चाल बढ़ती जा रही है तो वो ऐसे है। नियत चाल है तो इस प्रकार से कुछ है, ठीक है। तो ये मैप्स अभी हम लोग देख लेते हैं आगे। तो आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आपको बतलाना है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, बताइए। यहां पर आपके लिए 3 प्रश्न है, आप सभी को आंसर देना है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और आंसर दीजिए और मुझे बता दीजिए 8वें का आंसर क्या है, 9th का आंसर क्या है और 10th का आंसर क्या है। क्विकली गिव मी द आंसर, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता रानी जी, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। यस, नियत चाल से यदि चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही कहलाता है। क्वेश्चन के आंसर के साथ लिखेंगे आप, है ना, जैसे 8th का आंसर ये है, 9th का आंसर ये है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आ गया। 8th का आंसर आ गया, 9th का दीजिए, 9th का भी दीजिए और 10th का भी दीजिए। मैं आपको 2 ऑप्शन और दे देता हूं, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। यहां पर 2 आंसर और भी हैं, 15 किलोमीटर, क ख ग और घ, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, ये आपके आंसर हैं। राइट, चारों ऑप्शन आ गए मेरे हिसाब से आपके पास। 10th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहा है 8वें का बी आ रहा है, देखते हैं। बिल्कुल सही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, बिल्कुल सही है। तो 8वें का आंसर है, बिल्कुल सही है, बी। 9th, चाल का मूल मात्रक है, बताइए चाल का मूल मात्रक। 9th का 4 बताया भैया, चाल का मूल मात्रक तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मली किलोमीटर पर आर में लेते हैं, है ना। चाल का मूल मात्रक किसको बताएंगे, किलोमीटर पर आर में लेते हैं वैसे तो हम लोग, है ना। तो चाल का मूल मात्रक क्या है, हम लोग जब भी हमारे डे टू डे लाइफ में मेजर करते हैं तो किलोमीटर पर आर में मेजर करते हैं, यदि हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड मात्रक पूछा है, तो स्टैंडर्ड में डिस्टेंस का मात्रक, दूरी का मात्रक कितना होता है, मीटर, और समय का सेकंड होता है, इसीलिए मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, बहुत सही आंसर दे दिया है सभी ने। 9th का 4, वेरी गुड, डी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। और 10th का आंसर अभी तक नहीं आया है, 10th का आंसर भी दे दीजिए। पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, मैं बता देता हूं आपको। कोई कार, यहां पर
10th पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। कोई कार यदि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से 15 मिनट चल रही है और इसके पश्चात वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 15 मिनट चलती है, 15 मिनट चलती है, तो उस कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है, राइट। तो 15 मिनट का मतलब देख लीजिए, 15 कितना होता है, 60 का 15 1/4 होता है, राइट। तो सीधी सी बात है, कैसे भी कर लीजिए आप लोग, 40/60 क्योंकि मिनट में है और कितने समय में चल रही है, 15 मिनट में, तो 15 चौक और 4 चौक, तो ये 10 आ गया। तो पहले वाले केस में 15 मिनट में 10 किलोमीटर चलेगी, यस और नो। और सेकंड वाले केस में अगेन यहां पर आपको क्या करना है, 60 और घंटे को मिनट में बदल दीजिए, 60 इंटू यहां पर कितने मिनट में, फिर से 15 मिनट ही बोला है, तो इंटू 15 कर दीजिए फिर से, तो यहां पर ये 4 आ जाएगा और 4 15। तो पहले वाले केस में 10 किलोमीटर आया, दूसरे वाले केस में 15 किलोमीटर आया, और 10 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। सो 9th का आंसर आ रहा है 25 किलोमीटर, यस और नो, एकदम क्लियर है, यू विल गेन 25 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए आगे चलें, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। तो बैक बेंचर ने भी आंसर दे दिया है। तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। यदि समय और दूरी दिया हुआ है, नीचे ये जो ग्राफ दिए हैं, कौन सा ग्राफ उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनिए, ऐसे प्रश्न आ भी सकते हैं एग्जाम में। तो यदि नियत चाल नहीं है तो देखिए, समय और दूरी एकदम क्लियर है, सारी बातें एकदम क्लियर है क्या, कंफर्म कर दीजिए, एक बार पहले कंफर्म कर दीजिए सारी बात एकदम क्लियर है कि नहीं। एकदम क्लियर है। चलिए, तो देखिए, समय के साथ में कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर, कोई वस्तु ने कोई दूरी नहीं कर रही है, तो वो अपने आप में क्या है, फिक्स है, 0 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो ये 0 किलोमीटर पर आवर है, 0 किलोमीटर पर आवर। अब देख लीजिए, ये नियत चल रही है, तो ये भी नियत है और ये वाली भी नियत है, लेकिन यहां पर आपको, यहां पर देखिए आपको अलग चाल दिखेगी और ऊपर इस तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। द आंसर विल बी सी। क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको बोलकर बता देता हूं, मैं आपको बोलकर बता देता हूं कि ट्रक की जो गति है वो नियत चाल से नहीं दर्शा रही है। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए, यदि कोई गाड़ी स्थिर है, सीधे चल रही है, चल ही नहीं रही है, तो वो 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ऐसा ग्राफ बनता है, समय और दूरी में ऐसा ग्राफ बनता है। यदि समय के साथ साथ दूरी तो तय करेगा ही ना भाई, जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई चीज जा रही है, तो सीधी सी बात है, वो समय के बढ़ने के साथ साथ दूरी भी बढ़ती जाएगी, और नियत होगा तो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। देख लीजिए, ये इस बेस से 45 डिग्री। तो यदि आप याद रखेंगे, समय और दूरी के बीच में यदि ग्राफ में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट चाल चल रही है। एकदम क्लियर। तो यहां पर भी ऐसा है, यहां पर भी ऐसा है। तीसरा पॉइंट आया, समय। इस वाले केस में गाड़ी स्थिर है, रुकी हुई है, क्योंकि समय के साथ उसका कोई दूरी नहीं बढ़ रहा, एक कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं आप, पहले तो समय जैसे जैसे बढ़ा, गाड़ी ने गति बढ़ा ली होगी, तभी तो दूरी ज्यादा तेजी से तय कर रही है। ठीक है, तो सी इज द इनकरेक्ट, मतलब
ये नियत चाल नहीं दर्शा रही। एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं, अगला चैप्टर की ओर आ गए हैं। एकदम क्लियर है, सारी बातें एकदम क्लियर हैं, कंफर्म कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें आपको एक और क्वेश्चन यदि डाउट है तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। एक प्रश्न मैंने आपको देखिए, नियत चाल से गाड़ी गति करती चाल, नियत चाल से, और नियत चाल में किस किस के बीच में बोला है? दूरी और समय के बीच में ग्राफ। तो नियत चाल का मतलब क्या हो गया? देखिए यहां पर समय बढ़ रहा है, ये समय है, और यहां पर दूरी बढ़ रही है। तो समय जैसे जैसे बढ़ेगा दूरी भी बढ़ती जाएगी और एक कांस्टेंट स्पीड से। तो यहां पर ये वाला ग्राफ बनेगा क वाले केस में, और इसे बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। एकदम क्लियर। और यदि सड़क के किनारे कोई कार खड़ी और स्थिर है तो इसका मतलब समय के साथ में उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो कांस्टेंट ये वाला है। तो पहले वाले के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दूसरे वाले के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा सीधा। ठीक है, ये वाला। एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगली हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो विद्युत धारा और इसके क्या क्या प्रभाव हैं उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी यदि, है ना। हाँ, अब देखिए विद्युत धारा और इसके प्रभाव को पढ़ना है तो सीधा एमसीक्यूज पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम बतलाइए। तो विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभाव, कौन कौन से इफेक्ट विद्युत धारा पर होते हैं, यह आपको बताना है। तो बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज भी आएंगे अभी आगे आपको। तो यहां पर हम एक एक प्रश्न को आसानी से धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा के कारण जो दो प्रभाव होते हैं, विद्युत धारा कहीं से प्रवाहित होती है तो एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग का मतलब, ठीक है, जो ऊष्मीय प्रसार। और जहां से भी विद्युत धारा बहती है, चुंबकत्व जो है, चुंबकित्व जो कुंडली होती है या फिर धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो याद रखना, विद्युत धारा कहीं से प्रवाहित होती है तो एक तो ऊष्मा निकलती है, और दूसरा चुंबकीय प्रभाव भी होता है। चुंबकीय प्रभाव भी होता है। ये एकदम बात क्लियर हो गई है, एकदम क्लियर हो गई है दोस्तों। अब देखिए सेकंड, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को बोलो। ओके ओके ओके, चलो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को बोल देते हैं। वी कैन से नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। सो वन विल बी हीटिंग इफेक्ट एंड सेकेंड विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही होते हैं। अभी क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने पर स्विच ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है। Whenever we flow electric current and we switch on the plug, in that case there will be a deflection in कंपास बॉक्स में डिफ्लेक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इट इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब बताइए यहां पर क्या बोला है, दर्शाए गए परिपथ में स्विच ऑन किया जाता है तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी? बताइए आप। इस प्रकार में क्या चुंबकीय, देखिए यहां पर ये ओपन है या क्लोज है, तो यहां पर आप देख रहे हैं बटन ओपन है, मतलब कि धारा प्रवाहित नहीं होगी। देयर विल बी नो करंट विल बी फ्लो इन दिस बिकॉज इट इज इन ओपन स्विच, है ना, खुला तार है। यदि ये दोनों जुड़े हुए होते तो विक्षेपित जरूर होती, डिफ्लेक्ट जरूर होती, राइट। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न आ गए हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं।
उनको भी सॉल्व करते हैं। तो 1 मिनट का समय दीजिए ताकि क्या हो जाए, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, है ना। 1 सेकेंड मुझे एक समय दीजिए थोड़ा सा, और वीडियो लीजिए। हाँ, अब आपको सब कुछ दिख जाएगा, राइट, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब बताइए, आपके सामने ए, बी, सी और डी है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके कौन से टर्मिनल को निरूपित करती है? आपने विद्युत सेल देखा है दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, याद है, इसकी बात कर रहे हैं। यदि विद्युत सेल है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और यदि विद्युत बैटरी है तो उसे ऐसे, क्योंकि बैटरी कई सारे सेलों से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ये वाला जो बड़ा वाली डंडी है, इसको पॉजिटिव बनाया जाता है या नेगेटिव होता है, और ये वाला क्या होता है। ये बात क्लियर हुई। तो आपको पता है जो लंबी रेखा है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो छोटी रेखा होती है वो नेगेटिव होती है। यस और नो। और देखिए एक टर्मिनल के ऊपर और बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर यदि विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये बैटरी है, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, और यहां पर कोई हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। याद रखना ये बल्ब है, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, लेकिन विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, याद रखना, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहां पर पूछा है जो लंबी रेखा है वो किसको बतलाती है, पॉजिटिव, और छोटी रेखा हमेशा नेगेटिव को बतलाती है। एकदम क्लियर। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट, 2 या अधिक विद्युत सेलों का समायोजन। यदि 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों का, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल बन गया, और विद्युत सेल लगा दिया, एक और विद्युत सेल लगा दिया, एक और विद्युत सेल लगा दिया, तो मैंने अभी बताया था आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैटरी। तो इसे बैटरी कहेंगे, राइट, बैटरी कहेंगे, ठीक है। हां, अगला पॉइंट है, जब किसी विद्युत हीटर का स्विच ऑन करते हैं तो इसका रक्त तप्त वाला भाग लाल हो जाता है, तो वो क्या है, विद्युत का ऊष्मीय, है ना, ऊष्मीय प्रभाव। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत का ऊष्मीय प्रसार, है ना, ऊष्मीय प्रभाव। और उसके कारण क्या होता है, यहां पर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होने लगता है, हीटिंग इफेक्ट। और नॉर्मली किसमें होता है दोस्तों, नाइक्रोम के तार में, नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम के तार में सबसे ज्यादा हीटिंग होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैटरी सही है, नाइक्रोम का तार, और इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे, है ना, ठीक है, कॉइल, यस, कॉइल में, वेरी गुड। लास्ट घ पॉइंट है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। तापीय प्रभाव पर आधारित जो सुरक्षा युक्ति है उसे हम लोग कहते हैं फ्यूज, फ्यूज, है ना, फ्यूज वायर, उसे फ्यूज कहते हैं। एक और टर्म आप सुनते जो आजकल आप अपने घरों में यूज करते हैं वो है एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, मास्टर सर्किट ब्रेकर, मास्टर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी की फुल फॉर्म है मास्टर सर्किट ब्रेकर। एकदम क्लियर है। तो इन सभी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, चारों पॉइंट क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब एक अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों, इसका आंसर आपको मुझे बतलाना है। ए बी सी डी सब कुछ दे दिए गए हैं, तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर बता दीजिए, राइट, है ना। टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश में सत्य और असत्य बताने हैं,
ठीक है, चलिए बताइए बताइए व्हाट विल बी द आंसर। तो आगे चलते हैं। अब एक तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से समायोजित किया जाता होगा। बताइए बताइए क्या होगा। एक मैंने ये सेल लिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दूसरा सेल लिया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ऐसे बनाइए, पहले इस प्रकार बना लीजिए। अब बोल रहा है दो सेलों से बैटरी बनाने के लिए एक सेल का ऋण टर्मिनल ये ले लिया, उसको दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं क्या? बताइए, कभी ऐसा जोड़ते हैं क्या? ये ऋण टर्मिनल है, ये धन है, और फिर ऋण टर्मिनल, फिर धन टर्मिनल, ऐसे जोड़ते हैं कभी? गलत, ऐसे नहीं जोड़ते हैं। तो पहला वाला इनकरेक्ट है। हमेशा एक सेल के से दूसरे सेल को, तो देख लीजिए, है ना, बिल्कुल। तो क ए बिल्कुल गलत है। पहला पॉइंट क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अगला पॉइंट आ रहा है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। तो जानबूझकर फ्यूज वायर दोस्तों कैसा बनाया जाता है? फ्यूज वायर की क्या विशेषता है भाई? फ्यूज वायर जो है वो विद्युत का तो सुचालक है, विद्युत का, और फ्यूज वायर का जो गलनांक होता है, गलनांक, वो बहुत कम होता है, और इसी कारण से हीटिंग इफेक्ट के कारण वो बहुत जल्दी से पिघल जाता है, ज्यादा विद्युत प्रवाहित होती है, और यहां से जब ये पिघल जाएगा तो दो वायर के बीच में संबंध विच्छेदन हो जाएगा और बिल्कुल वो ब्रेक हो जाएगा। तो पहला वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, राइट। फिजिक्स नॉर्मली कोई नहीं पढ़ाता है, फिजिक्स भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहां पर पहला वाला तो फॉल्स है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेकंड वाला जो है वो ट्रू है। थर्ड वाला देखिए, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, दोस्तों बिल्कुल गलत है। विद्युत चुंबक विद्युत चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, यह बिल्कुल सत्य कथन है। विद्युत घंटी में एक विद्युत चुंबक होता है, बताइए क्या? तो ये यहां पर फॉल्स हो गया, ग भी। और डी जो है वो बिल्कुल सत्य है। घंटी में हमने क्या देखा था? आवर्ती, ऑसिलेशन देखा। घंटी में आवर्त चलता रहता है, यस और नो? दोस्तों जो भी नए बच्चे आए हैं वो वीडियो को हमेशा लाइक किया करो। कोई भी डाउट होता है आपको, वो डाउट पूछते रहा करो बीच में। तो यहां पर एक बात आपको एकदम क्लियर हो गई है। तो हम इस सदी के बहुत महान साइंटिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, वैसे ये थोड़ी सी बात गलत भी है, इतना तो नहीं था। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने 10,000 बार परीक्षण किए और तब जाके कहीं विद्युत बल्ब को बनाया था। मतलब करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। यदि आपको लगता है कि आप कोई एग्जाम में सफल नहीं हो सकते, आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप उसके लिए काम करें। तो लगातार लगे रहेंगे, आप सफल हो जाएंगे। तो देख लीजिए, विद्युत एडिसन जो है उन्होंने विद्युत बल्ब बनाया था। विद्युत बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन, और टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? डब्ल्यू। याद रखना, टंगस्टन जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का निर्माण किया था। न सिर्फ ये, बल्कि देखिए ग्रामोफोन जो हम लोग गाने सुनते हैं, चलचित्र कैमरा, कार्बन प्रेषण सहित 1300 अलग अलग प्रकार के आविष्कार किए थे, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर 1300 आविष्कार हैं लगभग, और टेलीफोन के आविष्कार को भी सुगम इन्होंने ही बनाया था। तो इन्हीं की तरह से हमें, जिस प्रकार बल्ब में इनको इतना समय लगा होगा, हमें भी लगातार लगा रहना है। तो आपको, जब आप इसी प्रकार से जुड़ जाते हैं, आपको एक गोल के अलावा कुछ नहीं दिखता, तभी आप सफल होते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो बल्ब से रिलेटेड, गुड आफ्टरनून सुमित कुमार, गुड आफ्टरनून। तो यहां पर डब्ल्यू जो है टंगस्टन का प्रतीक है, टंगस्टन, और इसका जो गलनांक है टंगस्टन का 3100 है ना, 3310
3310 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट। तो ये बिल्कुल गलता नहीं है, भले ही कितना भी ऊष्मीय प्रवाह हो, ये गलता नहीं है। और जब ये गलता नहीं है तो ये हमें क्या देगा, ऊष्मा दिखाई देती है। ऊर्जा जो है ना, एनर्जी, विद्युत एनर्जी, वो प्रकाश एनर्जी में तब्दील कर देता है। ग्रामोफोन भी इन्होंने बनाया, कैमरा भी बनाया था, चलचित्र कैमरा, 1300 अलग अलग प्रकार के खोज की है, ठीक है। तो इसके अलावा ये बात भी पता होनी चाहिए, जो सिंबल्स होते हैं ना दोस्तों, सिंबल्स क्या है, प्रतीक। किसके प्रतीक भाई? सिंबल्स आर ऑफ दिस, टंगस्टन हुआ या फिर सोडियम हुआ, Na। तो ये प्रतीक को देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बर्जीलियस। याद रखना, बर्जीलियस वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार प्रतीक सिंबल दिखाए थे। तो अब यदि आप बोलें तो हम लोग प्रकाश को भी पढ़ लें। प्रकाश के बारे में आपको एक बात पता है कि यह हमेशा सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है और इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, है ना। और प्रकाश को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इसमें एक तो होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री में जो है प्रकाश का प्रवाह होता है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और जिस दिशा में प्रकाश गमन करता है, गति करता है, ये तीनों लंबवत होते हैं, ऑल आर परपेंडिकुलर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति व्यवहार करता है। तो दर्पण में हम लोग एल्यूमिनियम या फिर अर्जेंटीनम सिल्वर, हम लोग किसका, चांदी का लेप या फिर एल्यूमिनियम का लेप करके किसी को भी क्या बना सकते हैं, उसका प्रतिबिंब दिख सकता है। एकदम क्लियर है, राइट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को अभी देखने वाले हैं। यदि किसी भी प्रतिबिंब को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि वास्तविक रूप से प्राप्त किया जाए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप एक कांच में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो क्या वह वास्तविक प्रतिबिंब है? नहीं। किसी भी प्रतिबिंब को यदि पर्दे पर लिया जा सके तो वही प्रतिबिंब वास्तविक है। कांच में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। एकदम क्लियर है ना। कांच में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। यहां तक सारी बात क्लियर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यस और नो। जो समतल दर्पण है ना, प्लेन मिरर, उसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, देख लीजिए, आभासी का मतलब वर्चुअल बनता है, ठीक है, वर्चुअल बनता है। मीनिंग ऑफ विद्युत इज इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, ठीक है। रियल इमेज, जब किसी चीज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, किसी भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, वो रियल इमेज है। यदि हम लोग मिरर में देख रहे हैं तो वो आभासी इमेज है। बहुत सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, देखिए। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तो हम लोग आगे इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इंग्लिश में कोई डाउट होगा तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकेगा वह क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी, जैसा मिरर में होता है, वर्चुअल इमेज होगी वो, ठीक है। प्रतिबिंब का मतलब इमेज बन गया, ठीक है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी और साइज में छोटा हो तो वो किसी उत्तल, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले देखिए, दर्पण और देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और उसी तरह से एक होता है उत्तल लेंस, और उसी प्रकार से होता है अवतल लेंस, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में क्या अंतर होता है? तो देखिए, यहां पर यदि ये और दूसरा लिया हमने ये किसके उदाहरण हैं?
लेंस के उदाहरण है। ठीक है, दोनों ही क्या है, एक प्रकार से लेंस हैं। ये वाला कौन सा है, उत्तल। उत्तल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और ये क्या है, अवतल। और अवतल को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अवतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव। ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन इंग्लिश। सो आई वाज टेलिंग दैट द इमेज विच कैनॉट बी गेट ऑन व्हील, यदि पर्दे पर प्राप्त ना की जा सके, दैट इमेज विल बी नोन एज द वर्चुअल इमेज। एकदम क्लियर है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहां पर यह बात क्लियर हो गई आपको। लेंस, ये दोनों लेंस हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट देखते हैं, यदि कोई इस प्रकार का मिरर है, मिरर क्या होता है, केवल ये बाहर वाला ऐसा लिया जाए और पीछे क्या हो, इसके कोई परावर्तक सरफेस हो इस प्रकार से। और दूसरा क्या ले लिया मैंने दोस्तों, एक और, यदि कोई दर्पण कुछ इस प्रकार का है अंदर, ये तो ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। पीछे की तरफ यदि रिफ्लेक्टिव सरफेस है, यदि पीछे की तरफ रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है ना, दोनों। ठीक है, तो यहां पर सारी बातें एकदम क्लियर है। तो यदि किसी प्रतिबिंब में, है ना, ये वाली बात क्लियर हुई, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ताकि किसी को कोई डाउट है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि ये जो होता है, ये लेंस है, और ये भी क्या है, लेंस है। इस प्रकार से ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस, लेंस। और ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ये है उत्तल और ये है अवतल लेंस, अवतल। ठीक है, मिरर में क्या होता है दोस्तों, मिरर में पीछे वाला जो सरफेस है वो परावर्तक होता है, कुछ ऐसे ये। और यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कुछ ऐसे ये। तो यहां पर ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉनकेव मिरर है। एकदम क्लियर हो गई बात। ठीक है, एकदम क्लियर हो गई बात, सारी बातें क्लियर है। चलिए, तो यहां तक तो सारी बातें क्लियर हो गई। और जो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है दोस्तों, रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब जो चमकदार सरफेस है, वो किससे बनाई जाती है, एल्यूमिनियम से, Al से, एल्यूमिनियम से, या फिर अर्जेंटीनम। अर्जेंटीनम का मतलब या तो चांदी से बनाई जाती है या फिर एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। यहां तक सारी बातें क्लियर। चलो अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ा देता हूं। यहां पर पीछे भी पॉइंट्स देख लीजिए, कुछ पीछे पॉइंट्स देख लीजिए ताकि आपको कुछ पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो सबसे पहला आ रहा है कि देखिए, जो समतल दर्पण है, प्लेन, उसमें हमेशा प्रतिबिंब तो स्ट्रेट, सीधा बनता है, लेकिन चूंकि उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, इसलिए वो वर्चुअल आभासी होता है और बिंब के समान साइज का होता है। हमारा जितना हाइट है उतना ही वो होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं दोस्तों, यदि मेरी हाइट 6 मीटर है, सॉरी 6 मीटर नहीं हो सकती, माफी चाहता हूं 6 मीटर तो बहुत, यदि मेरी हाइट 6 फीट है, यदि मेरी हाइट 6 फीट है और मुझे अपना संपूर्ण पूरा का पूरा शरीर देखना है, तो याद रखना जितनी मेरी हाइट है उससे 3 मीटर, जितनी मेरी हाइट है उसके आधे मीटर की लंबाई वाले से, उसका आधा ही, उससे मेरा संपूर्ण शरीर देखा जा सकता है। तो मान लीजिए यदि आपको कोई 4 मीटर का पूरा भाग देखना है तो न्यूनतम कितने हाइट का मिरर चाहिए होगा, तो आप तुरंत बताते ना, आधे मीटर का। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, पहला पॉइंट क्लियर। चलिए, आभासी वर्चुअल क्लियर हो गया। अब एक और बात मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए ये कोई एक मिरर है ना, दर्पण है, समतल दर्पण है। यदि मैं यहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होऊंगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस मिरर की ओर दौड़ रहा हूं, तो इसका मतलब पीछे बनने वाला प्रतिबिंब भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगा।
तो आपको यह बताना है कि जो इमेज है वो हमारी ओर कितनी गति से आ रही है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं यहां से चल रहा हूं और मेरा जो इमेज है वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो याद रखना गति 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना 10, तो किसका मतलब क्या आ गया, 20 किलोमीटर पर प्रति आवर। इस स्पीड से मैं दौड़ रहा हूंगा, इमेज मेरी जो जाएगी। ठीक है, 2 मीटर ये क्लियर हुआ। दर्पण की तरफ आप दौड़ रहे हैं तो उसी गति से आपकी इमेज भी दौड़ रही होगी, इसलिए डबल हो जाएगी। दोनों बातें क्लियर हैं, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, वेरी गुड। अब बात आ रही है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब। हां, दर्पण में सीधा उल्टा उल्टा सीधा दिखता है, वो सब आपको पता ही है। ठीक है, और अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो एक बात याद रखना, एक छोटी सी बात और बता दूं, देखिए दो का कंपैरिजन करिए। उत्तल दर्पण व्यवहार करता है अवतल लेंस के समान, अवतल लेंस के समान, ये उल्टा याद रखना है। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्केव मिरर के समान व्यवहार करता है और उल्टा है दूसरे वाले में। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण वो उत्तल लेंस के समान, ये उल्टा होता है दर्पण और इमेज में। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो यहां तक यदि सारी बातें क्लियर हैं तो और आगे चल सकते हैं हम लोग। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका डेडिकेटेड लेक्चर मैं प्रकाश से रिलेटेड बहुत बड़ा लेक्चर ला सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में उस डेप्थ में आपके यूपीएससी में पूछा नहीं जाता, तो हम कुछ ब्रीफ बातें ही पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण अवतल लेंस के समान और अवतल दर्पण उत्तल लेंस के समान। ठीक है, यह बात याद रहेगी, दोनों उल्टे हैं। मतलब कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस के समान और कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस के समान काम करता है, उल्टा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बात आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपसे एक प्रश्न पूछा है कि यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी बने तथा साइज में छोटा हो, तो देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में तो हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो यहां पर यह क्या आ जाएगा, दर्पण, उत्तल दर्पण जो है ना, तो देख लीजिए दर्पण दे दिया मैंने। अब देखिए, चूंकि दर्पण जहां भी शब्द आ जाए, मिरर जहां भी शब्द आ जाए, हमेशा वर्चुअल इमेज आएगी, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज आती है दर्पण में, याद रखना दर्पण में वर्चुअल इमेज आएगी। ठीक है बेटा, ये अपनी पर्सनल बातें बंद करो। सहज और सुनीता, ये बेटा अपने घर में बात करना, ये आप फोन कर लीजिए एक दूसरे को, उसके बाद बात कर लेना। ठीक है, तो दर्पण, घर गृहस्थी की बात यहां पर मत लगाइए, है ना। चलिए, तो दर्पण आएगा यहां पर। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब की साइज का बने, है ना, यदि सिमिलर इमेज बने उसी साइज का, तो वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर है, प्लेन मिरर। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह कैसा कहलाता है, वास्तविक या रियल इमेज कहलाती है ना, वास्तविक या रियल इमेज कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आ रहा है अवतल द्वारा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए अवतल लेंस जो होता है ना, उसको कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवतल लेंस उसको फैला देता है। ठीक है, अवतल लेंस उसे हमेशा फैला देता है, इसीलिए पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देख लीजिए यहां पर, देखिए क्या लिखा है, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा, उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि आभासी वर्चुअल आ गया। साइज हमेशा प्रतिबिंब से छोटा, ये बात क्लियर हो गई, तो बिल्कुल लेंस आएगा। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए हैं प्रकाश से रिलेटेड, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब पूछ रहा है यहां पर कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। सत्य और असत्य जान लेना, सत्य और असत्य को जान लेना हमारी जिंदगी में भी जरूरी होता है। तो बताइए,
यहां पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, डी और ई। ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। विच वन इज ट्रू, विच वन इज फॉल्स। ध्यान से पहले पढ़िए और कोशिश करिए कि आप लोग आंसर दें। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तभी मजा आएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे तभी मजा आएगा। कोशिश कीजिए सारे आंसर दे पाए आप, है ना। पांचों आंसर दीजिए। लेट मी सी कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए को पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण से आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कभी भी नहीं। आवर्धित हो सकता है एक बार को, लेकिन सीधा कभी प्राप्त नहीं होता। उत्तल से हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। पहला वाला केस बिल्कुल गलत है। ये लाइनें सीधी एग्जाम में आती हैं आपके। दूसरा पॉइंट, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है क्या? अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? आभासी का मतलब क्या हो गया? वर्चुअल। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अवतल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देख लीजिए, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। ये देखिए, अवतल लेंस को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी बनाता है। बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये वाला पॉइंट भी तो लिखते हैं ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर पहला वाला जो पॉइंट है ए, वो है फॉल्स। सेकंड वन इज ट्रू। अगला बताइए, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं क्या? अवतल दर्पण से क्या हम वास्तविक, रियल, बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो अवतल दर्पण है वो हमेशा उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अवतल दर्पण किसके हिसाब से काम करता है? उत्तल लेंस के हिसाब से। यस और नो? तो बिल्कुल जैसे उत्तल लेंस में वास्तविक और आवर्धित, बड़ा, क्योंकि अब उत्तल लेंस में भी यही है, और जैसे उत्तल लेंस में उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल लेंस में, वैसे ही अवतल दर्पण में होगा। बिल्कुल ट्रू है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो सी इज ऑल्सो ट्रू। वेरी गुड। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? गलत है, किया जा सकता है। तो ये यहां पर फॉल्स है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वेरी गुड, ट्रू। तो ये आपके बिल्कुल पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, है ना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात आ रही है मिलान करने की। तो मिलान करना भी स्टार्ट कर दीजिए। और चूंकि आपको कुछ दिक्कत हो रही होगी, तो चलिए उस दिक्कत को दूर कर देते हैं और यहां पर वीडियो कैप्चर डिवाइस को हटा देते हैं। लीजिए, तो अब लीजिए, अब बताइए आंसर क्या होगा। आवर्धक लेंस की भांति बताइए, यहां पर मिलान कीजिए, क्या सही है और क्या गलत है। राइट, समतल दर्पण के बारे में क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा प्लेन मिरर में हमेशा सीधा प्रतिबिंब और साइज के बराबर बनता है। राइट, साइज के बराबर सीधा। समतल दर्पण में सीधा और उसके बराबर प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल, तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट यहां पर सही है। यस और नो? साइज के बराबर और सीधा इन, ठीक है, फर्स्ट का। वेरी गुड, तो ये फिफ्थ आएगा। छोटा कैसे बन जाएगा बेटा? छोटा नहीं बनेगा, बराबर बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर। राइट, सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं।
उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का मतलब है कि ये दर्पण बोल रहा है, देख लीजिए दर्पण, तो अधिक क्षेत्र से दृश्य प्रतिबिंब बन सकता है। मतलब उत्तल दर्पण जो है, एक बार देख लेते हैं, उत्तल दर्पण, यहां पर उत्तल दर्पण में जिस प्रकार अवतल लेंस है, अवतल लेंस उसी प्रकार काम करेगा, तो लार्ज एरिया में दृश्य प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ए का आ रहा है फिफ्थ, बी का आ रहा है सेकंड। तो ये उत्तल दर्पण पूछा था। उत्तल दर्पण किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, याद रखना, उल्टा याद रखना। ठीक है, अब आ रही है बात उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वेरी गुड, उल्टा और आवर्धित। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। महक ने बहुत सही आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो उत्तल लेंस का बिल्कुल आंसर सही है, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण, बताइए अवतल दर्पण में क्या होता है? तो देख लीजिए, तीन तो हमारे ये तो हो नहीं सकता, और ये भी क्लियर हो गए। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कौन करता है? दंत चिकित्सक। बिल्कुल सही है, दंत चिकित्सक जो है ना, वो बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, याद रखना, जो दंत का चिकित्सक होता है ना, वो अवतल लेंस में, राइट, किसमें देखता है ना, किसमें देखता है? तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो देखिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव जो मिरर है ना, जो इस प्रकार का होता है, कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार का, उसका प्रयोग दंत चिकित्सक, बिल्कुल, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड बिल्कुल सही है। और अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? सीधे और स्मॉलर साइज में। तो याद रखना, अवतल लेंस जो है उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, सीधा बिंब और साइज में छोटा। बिल्कुल सही है, तो यहां पर ये 6 आ जाएगा। एकदम क्लियर है, सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर है। एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं। तो समतल दर्पण वाला जो केस है, राइट, प्रतिबिंब सीधा और बिंब की साइज के बराबर, इसके साथ फिफ्थ के साथ मिलेगा। उसके बाद बात आ रही है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमेशा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है ना। तो यहां पर आपको सभी चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। अवतल लेंस किसके तरह से व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस में साइज सीधा और छोटा, बिल्कुल ठीक है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस से हमेशा उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, फोर्थ आ जाएगा। और उत्तल दर्पण जो है वो अधिक क्षेत्र में, ठीक है, तो ये ख का आंसर क्या आ जाएगा? ये, राइट, बिल्कुल मिलान हो गया। तो हम लोग मिलान कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, अगले पे चलते हैं। तो यहां पर आज आपको यहीं पर रोकते हैं, क्लास का समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सारे प्रश्न और बाकी हैं। ऐसा कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी को डिस्कस भी करेंगे और थ्योरेटिकली भी बात करेंगे। तो यहां पर विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ थ्योरी भी है। ये सभी जो क्लासेस हैं मैं आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ा दूंगा। बहुत ज्यादा समय हो गया है, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, और मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स, ये सभी थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हम लोग पढ़ेंगे। एकदम क्लियर है सारी बातें। कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी डाउट है आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। एकदम क्लियर है। चलिए, तो यहां तक यदि सारी बातें क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। राइट दोस्तों, मेरा अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी कोर्सेज चल रहे हैं, भारतवर्ष के तमाम एजुकेटर्स हैं। आपको ये रेफरल कोड जरूर याद रखना है, क्योंकि यू विल गेन द मैक्सिमम बेनिफिट बाय दिस। आपको अधिकतम बेनिफिट जो है दोस्तों वो आरपी सर 10 रेफरल कोड की मदद से होगा। आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो आप अपने स्टेटस पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिए, है ना, ठीक है। और आपको अनअकैडमी कॉम्बैट में जरूर हिस्सा लेना है, जो कि होगा 3rd ऑफ जनवरी को, राइट। 3rd जनवरी को आपका नेक्स्ट
अनअकैडमी कॉम्बैट, नॉट 3 जैन, आई थिंक देखते हैं कब होगा, 15 एवरी 15 डे पर होता है, संडे के दिन होता है ये। तो यहां पर आप मेरे रेफरल कोड की मदद से RP Sir 10 की मदद से राइट एनरोल हो सकते हैं। और जो भी कोर्सेज हैं दोस्तों, यहां पर आपको अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने पर बहुत अच्छे वाउचर्स वगैरह मिलते हैं। तो 27 इज द डेट, 27 जून वो तारीख है जब आपका प्रीलिम्स है। और कोशिश करिए कि केवल डेली 3 घंटे हमारे टॉप एजुकेटर से यदि आप पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स तो सुनिश्चित रूप से निकल ही जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स तो केवल एक क्वालिफाइंग राउंड है। आपको मेंस और ऑप्शनल पर फोकस करना होगा इन 6 महीने में। तो दोस्तों आपका मेंस ऑप्शनल भी आप सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स में श्योर हो सकते हैं, और ताकि आप मेंस को दें क्लियर करके। तो इसलिए डेडिकेटेड जो है ना दोस्तों, यहां पर 21 दिसंबर से बैचेस चल रहे हैं हमारे, और इन एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। तो कभी भी आपको लगता है कि आप एक सीरियसली आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, और अनअकैडमी के, क्योंकि देखिए अब आपको अपनी स्वयं की वैल्यू, आपके समय की वैल्यू करनी होगी। यूपीएससी में बहुत सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं, तो आप मुझे पर्सनली एक बार बात कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बाय माय नेम RP Sir 10। RP Sir 10 की मदद से दोस्तों आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस रेफरल कोड की मदद से मिलेगा। तो जब भी आप कभी अनअकैडमी के कोई से भी कोर्स लें, SSC, बैंक PO, IIT, JEE, किसी के भी आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन, एक बार आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको मैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए एश्योर कर पाऊं किस प्रकार से मेंटरशिप, गाइडेंस और डिस्काउंट मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच यार, गॉड ब्लेस यू ऑल। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, लाइक करना बिल्कुल